जब भी हम भारतीय इतिहास या विशेष रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो कम से कम एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरे भारतीय इतिहास में मौर्य युग या मौर्य साम्राज्य का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और यह महत्वपूर्ण स्थान कई अलग अलग रूपों में हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह मौर्यों की ही सत्ता थी जिसने पहली बार भारतीय इतिहास में पूरे उपमहाद्वीप को एक राजनैतिक सूत्र में बांधा और साथ में एक बेहतर प्रशासन देने का प्रयास किया। और अशोक का समय आते आते इस बात के संकेत मिलते हैं कि राज्य ने यह भरसक कोशिश की कि लोगों के सामाजिक और राजनैतिक जीवन को और कल्याणकारी बनाया जाए। लेकिन इन सब बातों के अलावा ऐसा कहा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भारतीय इतिहास में शायद ये था कि इस साम्राज्य के एक शासक ने राजशाही के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस राजवंश में हमें राजसत्ता के दो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं जो सतही तौर पर देखने में एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट दिखाई देते हैं। पहला रंग विजय का था जो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के उन युद्धों में दिखाई देता है जिनसे उसने न केवल उत्तर भारत और मगध को नंद वंश से मुक्त किया बल्कि अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत से हिस्सों को मगध के साम्राज्य में मिलाया। दूसरी ओर हमें अशोक की एक ऐसी राजसत्ता का रंग भी दिखाई देता है जिसके केंद्र में सामाजिक कल्याण की भावना और एक ऐसी राजसत्ता कायम करने की कल्पना थी जो शांति पर आधारित थी। अशोक ने पूरी तरह से युद्धों को त्याग दिया और एक ऐसे कल्याणकारी एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जहां न्याय एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह दिखाई देता है। अगर यह माना जाए कि पॉसिबली मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने सुचारू रूप से स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन का उदाहरण पेश किया तो गलत नहीं होगा। तो अगर कुछ ही शब्दों में समझने की कोशिश करें कि मौर्य का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है तो यह कहा जा सकता है कि एक संगठित और स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, एक उलझी हुई विदेश नीति के पहले निशान, बौद्ध धर्म का विकास और साम्राज्य को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की दिशा में कुछ बेहतरीन प्रयास वे आयाम थे जो मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास में एक बेजोड़ सत्ता बना देते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत अलग अलग हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम इस साम्राज्य को पढ़ और समझ सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि मौर्यों के बारे में बहुत सारे ऐसे विषय भी हैं जिनमें आज भी बहुत विवाद है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं चंद्रगुप्त के सामाजिक बैकग्राउंड का प्रश्न, अर्थशास्त्र से जुड़े बहुत से प्रश्न, अशोक के मौर्य सत्ता को हासिल करने के बारे में कई अलग अलग ऐतिहासिक तथ्यों से उपजे हुए कंफ्यूजन आदि। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में लिखे गए साहित्य को एक महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पर देखा जाता है। मौर्य काल से जुड़े हुए साहित्यिक स्रोतों में कुछ ऐसे हैं जो इस काल के थे और कुछ दूसरे हैं जो बाद के समय में लिखे गए थे। इनमें से कुछ भारतीय मूल के हैं और कुछ विदेशियों द्वारा लिखे गए वृत्तांत यानी मेमोइर्स हैं। ये सभी अलग अलग किस्म के साहित्यिक स्रोत मौर्य साम्राज्य के इतिहास को समझने में सहायक होते हैं। मौर्य साम्राज्य के समय के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोतों में अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका को माना जाता है, जबकि बाद के समय में पौराणिक, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित साहित्य में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां मिलती हैं। इसी तरह से गुप्त काल में लिखा गया मुद्रा राक्षस नाम का नाटक भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास को समझने में बहुत सहायक है। इन सब बातों के साथ साथ इस बात को समझना भी महत्वपूर्ण है कि किसी राजवंश के समय में लिखा गया साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि से ज्यादा रेलेवेंट और रिलायबल माना जा सकता है, जबकि बाद में लिखा गया साहित्य
खास तौर पर तब जबकि उसे एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया था, रिलेटिवली कम रिलायबल होता है। धार्मिक साहित्य और नाटक जैसे ग्रंथ आमतौर पर इतिहास लेखन के रूप में नहीं लिखे गए थे और इसलिए इनका इतिहास के स्रोत के तौर पर प्रयोग करना किसी भी इतिहासकार के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। ब्राह्मणवादी साहित्य। साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले हम बात कर सकते हैं ब्राह्मणवादी या पौराणिक साहित्य की, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है पुराण। पुराणों में आमतौर पर एक पूरा सेक्शन जिसे वंशानुचरित कहा गया है मिलता है, जिसे राजसत्ताओं की वंशावली के रूप में लिखा गया था। इनमें से कुछ राजवंश दैवीय और काल्पनिक थे और अधिकांश ऐतिहासिक तो थे, लेकिन उनके बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वह सच्चाई से बहुत अलग दिखाई देता है। उदाहरण के लिए राजाओं द्वारा राज किए गए वर्षों को आमतौर पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था और इसलिए हालांकि पुराणों में दी गई जानकारी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पर इसमें इतिहास में कल्पना का भी काफी मेलजोल कर दिया गया था। शुरुआती पुराणों में से एक विष्णु पुराण में हमें नंदवंश के ओरिजिन और बाद में चंद्रगुप्त द्वारा इसी नंदवंश का अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर खत्म करने का विवरण मिलता है। बौद्ध साहित्य। मौर्य काल या उसके बाद के समय के कई बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ मौर्यकालीन राजनीति और समाज पर कमेंट करते हैं। इनमें हम जातक कथाओं को रख सकते हैं। हालांकि जातक कथाओं के सही समय के बारे में कुछ भी कहना काफी मुश्किल है, पर जातक कथाएं निश्चित रूप से कुछ हद तक ईसा पूर्व की शताब्दियों के बारे में हमें जानकारी तो देती ही हैं। ईसा पूर्व का यहां मतलब है बिफोर द क्रिश्चियन एरा। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत शुरुआती बौद्ध धार्मिक ग्रंथ सुत्त पिटक के सबसे पहले निकाय, जिसे दीघ निकाय कहा गया है, को माना जा सकता है। इसके साथ ही इस पर लिखा गया टीका सुमंगल विलासिनी, जिसकी रचना चौथी 5वीं शताब्दी में हुए महान बौद्ध दार्शनिक बुद्ध घोष द्वारा की गई थी, भी मौर्यकालीन इतिहास के विषय में कुछ जानकारी प्रदान करता है। इस तरह से भारतीय मूल के बौद्ध साहित्य के अलावा भी चीनी और तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दिव्यावदान और अशोकावदान, जिनमें अशोक के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती है। इन घटनाओं में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक के प्रयासों तथा अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने जैसे विषयों को शामिल किया गया है। दिव्यावदान हमें अशोक द्वारा की गई धम्म यात्राओं यानी धर्म यात्राओं के बारे में भी बताता है। इसके अलावा मौर्य काल के इतिहास से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इस ग्रंथ में 8वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध धर्म के इतिहास का लेखा जोखा दिया गया है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और बिंदुसार आदि के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दी गई हैं। 16वीं शताब्दी के एक तिब्बती बौद्ध ग्रंथ जिसकी रचना भिक्षु तारानाथ ने की थी, में भी मौर्य जीवन के कुछ अंशों को छुआ गया है, पर आमतौर पर इस ग्रंथ को एक बहुत प्रामाणिक या ऑथेंटिक स्रोत नहीं माना जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़े सिंघली ग्रंथ भी यानी श्रीलंका के ग्रंथ भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास के विषय में बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। सिंघली बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण दीपवंश और महावंश माने जाते हैं, जो 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखे गए थे। इन ग्रंथों में अशोक के जीवन के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उसकी तारीफ भी की गई है। 10वीं शताब्दी ईस्वी में महावंश पर लिखी गई टीका, जिसका नाम वंसत्थपकासिनी है,
में मौर्य साम्राज्य के उदय के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा 9वीं 10वीं शताब्दी ईस्वी में लिखे गए एक ग्रंथ महाबोधि वंश में श्रीलंका के अनुराधापुरा में बोधि वृक्ष से जुड़ी कथा दी गई है और इसमें हमें अशोक के पूर्वजों का भी कुछ वर्णन मिलता है। इसके साथ ही कुछ दूसरे बौद्ध ग्रंथ जैसे ललित विस्तार और महावस्तु में मौर्य काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। जैन साहित्य। जैन परंपराओं में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों को जैन धर्म से जोड़कर बताया गया है और इसलिए जैन ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। श्वेतांबर जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण आगम साहित्य के कई सूत्र हमें नंद और मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। विशेष रूप से उत्तराध्ययन सूत्र, आवश्यक सूत्र, दश वैकालिक सूत्र, निशीथ सूत्र और बृहत कल्प सूत्र। इन सभी पांचों सूत्र ग्रंथों पर बाद के समय में निरुक्तियों, चूर्णियों, भाष्यों और टीकाओं की रचना की गई थी। निरुक्तियां जैन आगम सूत्रों पर प्राकृत में लिखी गई कमेंट्रीज थीं जो कविताओं के रूप में लिखी गई थीं। इन्हीं प्राकृत निरुक्तियों से मध्यकालीन समय में चूर्णियों, भाष्यों और टीकाओं की शुरुआत हुई थी जो असल में इन्हीं ग्रंथों पर लिखी गई कमेंट्रीज थीं, लेकिन आमतौर पर संस्कृत में विस्तार से लिखी गई थीं। इन ग्रंथों में नंद मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में और विस्तृत जानकारी मिलती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बृहत कल्प सूत्र पर भद्रबाहु नाम के जैन आचार्य द्वारा लिखी गई एक निरुक्ति। इसी तरह आवश्यक सूत्र पर भी 8वीं शताब्दी में हरिभद्र नामक एक जैन आचार्य ने आवश्यक सूत्र वृत्ति नाम की एक बहुत डिटेल्ड कमेंट्री लिखी थी जो नंद और मौर्य साम्राज्य के इतिहास के लिए बड़ी उपयोगी मानी जाती है। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण जैन स्रोत आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखा गया संस्कृत काव्य परिशिष्ट पर्वण को माना जा सकता है। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी में गुजरात के चौलुक्यों के समय हुए थे। इन्होंने त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित नाम का एक बहुत विशाल ग्रंथ लिखा था जिसमें लगभग 34,000 श्लोक थे। इस ग्रंथ में जैन धर्म से संबंधित 63 यानी 63 महापुरुषों की जीवनियां लिखी गई थीं। इसी ग्रंथ के अंत में हेमचंद्र ने एक परिशिष्ट यानी एडेंडम, जिसका मतलब है एक एडिशनल चैप्टर लिखा था जिसमें उन्होंने 276 श्लोकों में महावीर के बाद हुए महापुरुषों का वर्णन किया था। इसी पार्ट को परिशिष्ट पर्वण या स्थावीरावली चरित कहते हैं। इस पार्ट में नंदवंश तथा चंद्रगुप्त और चाणक्य की कथाएं भी दी गई हैं। दिगंबर जैन धर्म से जुड़े साहित्य में भी मौर्य साम्राज्य के विषय में काफी जानकारी मिलती है। इस परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हरिशेन के बृहत कथा कोश को माना जा सकता है, जिसकी रचना 10वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में एक काव्य यानी कविता के रूप में की गई थी। इस ग्रंथ में एक अध्याय भद्रबाहु कथानकम में चंद्रगुप्त के समय में 12 वर्ष तक लगातार सूखा पड़ने और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वारा जैन धर्म को ग्रहण करने और दक्षिण भारत में जाकर तप करने का एक बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्लासिकल राइटर्स यानी प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्यकार। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में एक खास तरीके के साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और यह साहित्य था क्लासिकल यूरोप के लेखकों द्वारा लिखे गए ग्रंथ। क्लासिकल लेखन में सबसे प्रभावशाली यूनानी लेखकों को माना जा सकता है। हालांकि क्लासिकल ग्रंथों में हमें चाणक्य के विषय में लगभग न के बराबर जानकारी मिलती है, पर फिर भी ये चंद्रगुप्त
और मौर्य साम्राज्य के बारे में हमारी समझ को निश्चित रूप से बेहतर बनाते हैं। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग में यूनानी नरेश सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में उसके साथ कुछ ऐसे सैन्य अधिकारी भी थे जिन्होंने सिकंदर के अभियानों को अपने लेखन के माध्यम से संकलित किया। इनमें नियार्कस, एरिस्टोब्यूलस, क्लिटार्कस, ओनेसिक्रिटस महत्वपूर्ण थे। इन अधिकारियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं हैं, परंतु बाद के लेखकों ने इन सभी के ग्रंथों से बहुत से अंश अपनी किताबों में दिए और ये अंश मौर्य साम्राज्य के इतिहास, उस समय की संस्कृति और प्रशासन के विषय में कई जानकारियां देते हैं। सिकंदर के अभियानों के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और उस समय के एक महत्वपूर्ण शासक सेल्यूकस के बीच राजनैतिक संबंध स्थापित हुए और इसी के चलते सेल्यूकस द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण दूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया, जिसका नाम मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ भी सुना और देखा उसे एक किताब का रूप दिया, जिसका नाम इंडिका था। दूसरे कई और ग्रंथों की तरह ही आज इंडिका उपलब्ध नहीं है और बाद के लेखकों द्वारा इस किताब से लिए गए कोटेशंस हमें मौर्य युग के विषय में बहुत डिटेल्ड जानकारी देते हैं। मेगस्थनीज की इंडिका के बारे में हमने अलग से एक वीडियो में बात की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेल्यूकस के जल सेना अध्यक्ष पेट्रोक्लीज ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को एक्सप्लोर किया था और एक किताब भी लिखी थी जो दुर्भाग्य से अब उपलब्ध नहीं है, पर इस किताब का जिक्र स्ट्रैबो तथा इराटोस्थनीज दोनों करते हैं। इन सभी इतिहासकारों के अलावा बाद के समय में बहुत से रोमन और यूनानी लेखकों ने मौर्य युगीन भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है। इन लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण नामों को हम यहां डिस्कस कर सकते हैं। डियोडोरस एक रोमन लेखक था जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दूसरे भाग में हुआ था और इसने बिब्लियोथेका हिस्टोरिका नाम का 40 अध्यायों का एक ग्रंथ लिखा था जो अब पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। इस ग्रंथ के जो हिस्से उपलब्ध हैं उनमें सिकंदर के अभियानों का वर्णन मिलता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार था स्ट्रैबो, जिसका जन्म शायद 63 BCE में यूनान में हुआ था। मूल रूप से स्ट्रैबो एक ज्योग्राफर था और इसने भूगोल के विषय पर अपना ग्रंथ लिखा था, जिसके 15वें अध्याय में ईरान और भारत के बारे में जानकारी दी गई थी। तीसरा महत्वपूर्ण नाम है कर्टियस, जो पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ था और इसने सिकंदर का इतिहास लिखा था, जिसके कुछ अंश ही अब अवेलेबल हैं। इस कड़ी में अगला नाम प्लिनी का है, जो 23 से 89 ईस्वी यानी 23 से 89 CE के बीच हुआ था। प्लिनी एक रोमन इतिहासकार था जिसने नेचुरलिस हिस्टोरिया यानी प्राकृतिक इतिहास नाम का ग्रंथ लिखा था। 37 चैप्टर्स के इस किताब में अलग अलग विषयों पर जानकारी मिलती है और भारत के विषय में एक सामान्य वर्णन मिलता है। प्लूटार्क जो 46 से 120 CE के बीच हुआ था, यूनान का रहने वाला था। इसने कई ग्रंथ लिखे और सिकंदर के भारत के अभियान के विषय में भी बहुत सी सूचनाएं दी हैं। एरियन लगभग 96 से 180 CE के बीच हुआ था। यह एक बहुत प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार और दार्शनिक था जिसने रोमन सम्राट हेड्रियन के काल में कैपेडोशिया, जो आधुनिक तुर्की का एक शहर है, में गवर्नर के रूप में काम भी किया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर है, जिसमें सिकंदर की पूरी जीवनी लिखी गई है। इसने अपना ग्रंथ सिकंदर के सेनापति एरिस्टोब्यूलस और टोलेमी के ग्रंथों के आधार पर लिखा था। इसकी एक और महत्वपूर्ण किताब इंडिका है, जो इसने मेगस्थनीज
और इराटोस्थनीज के ग्रंथों के आधार पर लिखा था और इसमें भारत का सामान्य परिचय दिया गया था। जस्टिन एक रोमन इतिहासकार था और दूसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इसके लेखन में सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बहुत सी जानकारी मिलती है। यह एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जिसने नंद नाम का उल्लेख किया था। दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में टॉलेमी हुआ था, जो मिस्र का निवासी था और एक बहुत प्रसिद्ध जियोग्राफर और एस्ट्रोनॉमर था। इसके ग्रंथ में भारत के बहुत से नगरों और स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। इसने भारत का एक मानचित्र भी बनाने का प्रयास किया था, जो सच्चाई से असल में बहुत परे था। एलियन दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी में सम्राट हेड्रियन के शासनकाल में रोम नगर में रहता था। इसने 2 पुस्तकें लिखी, जिनमें से एक प्राणीशास्त्र यानी बायोलॉजी पर थी और इस किताब में भारत के पशु पक्षियों का एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन मिलता है। वह अपने वर्णन में किसी भारतीय नरेश के विषय में बात करता है जो लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही था। क्लासिकल राइटर्स की इस लिस्ट में अंतिम नाम क्लेमेंस अलेक्जेंड्रिनस का है, जो लगभग 150 से 220 ईस्वी के बीच हुआ था। हालांकि इसका जन्म एथेंस में हुआ था, पर अपने जीवन का अधिकांश समय इसने अलेक्जेंड्रिया में बिताया। इसने स्ट्रोमाटीज नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें मेगास्थनीज के आधार पर भारत के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक नाटक है जो विशाखदत्त नामक व्यक्ति ने लिखा था। विशाखदत्त के समय को लेकर काफी विवाद रहा है, पर अब यह माना जाने लगा है कि वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का, जो कि 4वीं शताब्दी में हुआ था, समकालीन था और शायद उसका एक सामंत भी था। इस ग्रंथ का मुख्य प्लॉट नंद शासक और चाणक्य के बीच की दुश्मनी पर आधारित है, जिसमें चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से नंद शासन को उखाड़ फेंकता है। इस नाटक में चाणक्य की कूटनीतियों और उसके द्वारा नंदों के मंत्री अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त की सेवा करने के लिए विवश किया जाने का वर्णन मिलता है। हालांकि मुद्रा राक्षस की कहानी नंद मौर्य इतिहास से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के काल से लगभग 700 वर्षों बाद लिखा गया था। इस ग्रंथ में कई गलतियां भी हैं, जैसे कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश से जोड़ा गया है, जो कि निश्चित रूप से सही नहीं है। इसके अलावा यह भी कहना बहुत मुश्किल है कि इस नाटक में दिए गए तथ्य और इसकी कहानी किस हद तक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। पर फिर भी इस नाटक को मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में एक समर्थक प्रमाण यानी कॉरबोरेटिव एविडेंस के तौर पर निश्चित रूप से यूज किया जा सकता है। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शायद अशोक के अभिलेखों के अलावा मौर्य साम्राज्य के इतिहास को समझने के लिए सबसे प्रभावशाली स्रोत रहा है। आधुनिक समय में इस ग्रंथ की खोज 1905 में श्यामा शास्त्री ने की थी और तब से ही यह इतिहासकारों और राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञों के लिए प्राचीन भारतीय राजनैतिक सिद्धांतों के बारे में एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह से देखा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में 3 नाम प्रचलित हैं: चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। हो सकता है कि ये तीनों अलग अलग व्यक्तियों या शायद एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हों। श्यामा शास्त्री जैसे कई विद्वानों का मानना है कि जो भी कोई अर्थशास्त्र का लेखक था, वह असल में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र को मूल रूप से एक राजतंत्र में राज्य संचालन यानी किसी एक राज्य को ठीक ढंग से चलाने की एक गाइड बुक के तौर पर देखा जा सकता है। इस रूप में अर्थशास्त्र के लेखक को एक राजनीति विज्ञान का विशेषज्ञ भी माना जा सकता है,
क्योंकि वह एक आदर्श राज्य यानी आइडियल स्टेट, उसके राजा, उसके मंत्रियों और राज्य को चलाने के सही तरीके के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी देता है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों, जिनको हम अलग अलग खंड मान सकते हैं, और 180 यानी 180 प्रकरणों यानी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इनमें से आधे राज्य संचालन और बाकी विदेश नीति के बारे में बात करते हैं। अर्थशास्त्र के विषय में अलग से एक वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेगास्थनीज की इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों ने संधि की और इसके बाद दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो गई, जैसा कि स्ट्रैबो हमें बताता है। इसके बाद ही सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक दूत भेजा। इस दूत का नाम मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने से पहले एरेकोजिया यानी आज के अफगानिस्तान के कंदहार क्षेत्र के सत्रप सिबिल्टियोस के दरबार में सेल्यूकस की तरफ से काम करता था। भारत में रहते हुए मेगास्थनीज ने भारतीय जीवन शैली, समाज, प्रशासन, राज्य संचालन आदि के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है, जिसने उसे एक किताब का रूप दिया और उसका नाम रखा इंडिका। उसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, पर इस ग्रंथ के बहुत से हिस्से बाद के यूनानी और रोमन लेखकों के ग्रंथों में मिलते हैं। क्योंकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन यानी कंटेम्पररी था और इसलिए इसके द्वारा लिखी गई बातें निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत मानी जा सकती हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मेगास्थनीज भारतीय संस्कृति और समाज के लिए एक अजनबी था और आमतौर पर उसने जो देखा वही लिखा। मेगास्थनीज के लेखन में हमें क्रिटिकल एनालिसिस यानी आलोचनात्मक विश्लेषण की कमी दिखाई देती है, पर फिर भी इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स के तौर पर देखा जाता है। मेगास्थनीज की इंडिका पर एक वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पुरातात्विक तथा मुद्रा शास्त्रीय स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व की दृष्टि से मौर्यों के काल को नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बर्तन यानी NBP वेयर के साथ जोड़कर देखा जाता है, जो एक खास तरह की पॉटरी थी जिसकी शुरुआत लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हुई थी और ये पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक प्रचलन में रही थी। हालांकि मृद भांडों यानी मिट्टी के बर्तनों की इस किस्म का काल बहुत लंबा माना गया है, पर फिर भी पुरातात्विक दृष्टि से ये मृद भांड उत्तर भारत के बहुत से स्थानों जैसे कि कौशाम्बी, राजघाट, राजगीर, पाटलिपुत्र और वैशाली आदि से प्राप्त हुए हैं और इन स्थानों पर हुए उत्खननों यानी एक्सकेवेशंस में इस मृदभांड के आधार पर मौर्यकालीन लेवल्स या चरणों को पहचानने में काफी मदद मिली है। कई ऐसे स्थानों का एक्सकेवेशन हुआ है जिन्हें हम निश्चित रूप से मौर्य काल से जोड़कर देख सकते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पटना, जो कि मौर्यकालीन पाटलिपुत्र था और मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी था। कौशाम्बी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहां हुए उत्खननों यानी एक्सकेवेशंस ने मौर्य काल के बारे में बहुत सी जानकारी प्रदान की है। तीसरा ऐसा स्थान है तक्षशिला, जो कि प्राचीन समय में मौर्य साम्राज्य का ही एक हिस्सा था और अब पाकिस्तान में है। कौशाम्बी से एक विशाल दीवार मिली है जो शायद शहर की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। तक्षशिला में 3 अलग अलग टीलों से अलग अलग समय से रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिली हैं। इनमें से सबसे पुराना टीला है भीर टीला। हालांकि इस टीले को प्राचीन फारस के एकेमीनियन साम्राज्य के साथ जोड़कर देखा जाता है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता
कि इस टीले से प्राप्त आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स निश्चित रूप से मौर्यकालीन इतिहास से भी जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य पाटलिपुत्र से मिलते हैं। क्लासिकल लेखकों ने पाटलिपुत्र नगर और वहां के शानदार महल का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र के पास ही कुमराहार नाम के गांव में खुदाई के दौरान मौर्य युगीन संरचना यानी स्ट्रक्चर मिला है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के महल से की गई थी। ये एक खंभों वाले हॉल के रूप में है और माना जाता है कि इस महल का ऊपरी हिस्सा लकड़ी से बना था, जो किसी कारणवश भयंकर आग की चपेट में आने के कारण नष्ट हो गया और अपने पीछे राख का एक बहुत बड़ा ढेर छोड़ गया। उत्खनन में इस हॉल के दक्षिण में लकड़ी से बने 7 चबूतरे मिले हैं, जिनमें से हर एक 9 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1.2 मीटर ऊंचा है। ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि इन प्लेटफॉर्म्स को क्यों बनाया गया था, पर फिर भी ये स्ट्रक्चर काफी भव्य रहा होगा। इसके अलावा पटना के पास ही लोहानीपुर, बुलंदीबाग, बहादुरपुर तथा कुछ और स्थानों से मौर्यकालीन दीवार, दरवाजों, नालियों आदि के अवशेष भी मिले हैं। इन संरचनाओं के अलावा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बर्तनों के टुकड़ों की खोज ने मौर्य युग के दौरान सामाजिक आर्थिक जीवन पर बहुत आवश्यक प्रकाश डाला है और इससे विद्वानों को मौर्य साम्राज्य की सांस्कृतिक प्रगति का अध्ययन करने में मदद मिली है। जल निकासी की प्रणाली जो अलग अलग स्थानों पर पाई गई है, लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए किए गए महत्व पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा कई औजारों, हथियारों और गहनों की बरामदगी से विद्वानों और पुरातत्वविदों को मौर्य जीवन के अलग अलग पहलुओं और उनकी सांस्कृतिक यानी कल्चरल पहचान को समझने में मदद मिली है। महाजनपदों के काल से ही उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर शहरों का विकास हुआ और लंबी दूरी के व्यापार ने अपनी पैठ जमाई। गैर कृषि अर्थव्यवस्था यानी नॉन एग्रेरियन इकोनॉमी में इस तेजी ने वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए पैसे के चलन को भी बढ़ावा दिया होगा। मौर्यकाल आते आते आर्थिक समृद्धि ने नई ऊंचाइयां छू ली थीं। उत्तर भारत में बहुत से स्थानों पर हुए एक्सकेवेशंस में पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले हैं, जिन्हें मौर्यकालीन सिक्कों के तौर पर देखा जाता है। अर्थशास्त्र में 2 विशेष किस्म के सिक्कों का उल्लेख है, जिन्हें हम मौर्य काल का मान सकते हैं। एक था चांदी का पण और दूसरा तांबे का मशक। अर्थशास्त्र एक और किस्म के सिक्के काकाणी का उल्लेख भी करता है, जो असल में तांबे का ही एक सिक्का था, लेकिन शायद पण और मशक जितना पॉपुलर नहीं था। ऐसा हो सकता है कि ये सभी सिक्के पंचमार्क्ड कॉइन्स का ही रूप हो। पंचमार्क्ड कॉइन्स पर अलग अलग किस्म के चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे कि सूर्य, बाड़े में पेड़, चांद, जानवर आदि। पर इन सिक्कों पर किसी भी शासक, खास तौर पर किसी भी मौर्य शासक का कोई नाम नहीं मिलता है। इस काल में सिक्कों को ढालने के लिए डाई स्ट्राइकिंग तकनीक यानी चांदी और तांबे के चपटे टुकड़ों पर सिंबल्स को पंच करने की तकनीक यूज की गई थी और सिक्कों को सांचे में ढालने की तकनीक की शुरुआत इस काल में नहीं हुई थी। अभी तक हमने साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के महत्व को समझने की कोशिश की है। ये दोनों स्रोत बहुत हद तक बदले हुए रूप में हमारे पास आए हैं। अर्थशास्त्र और इंडिका में समय के साथ कुछ बदलाव किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक पुरातत्व का संबंध है, माना जाता है कि मौर्य युग के दौरान कंस्ट्रक्शन में लकड़ी का उपयोग ज्यादा किया जाता था और शायद ये लकड़ी के ढांचे समय बीतने के साथ नष्ट होते गए। ऐसे में अशोक के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं,
क्योंकि उन्हें पत्थरों पर उकेरा गया था, जिसके चलते हजारों सालों के बाद भी उनमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यह शिलालेख मौर्य वंश के अस्तित्व का सबसे रिलायबल एविडेंस है। इन अभिलेखों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि ये हमें अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके धम्म के प्रिंसिपल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अशोक के अभिलेख हमें 3 अलग अलग भाषाओं और 4 लिपियों में प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी इंस्क्रिप्शन में यूज्ड लैंग्वेज या स्क्रिप्ट हमेशा उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से दिखाई देती है। इसका मतलब यह हुआ कि इन शिलालेखों का कंटेंट सेम होने के बाद भी इन्हें उन एरियाज की लोकल लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में इंस्क्राइब किया जाता था जहां इन्हें इंस्टॉल किया जाना था। इन अभिलेखों में यूज्ड अलग अलग भाषाएं ये हैं। पहली प्राकृत भाषा, जो रीजनल लोकेशंस के अनुसार बदलती है, और ब्राह्मी लिपि। दूसरी उत्तर पश्चिमी प्राकृत और खारोष्ठी लिपि। खारोष्ठी लिपि एक प्राचीन स्क्रिप्ट है जिसका उपयोग विभिन्न मध्य इंडो आर्यन भाषाओं यानी मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, विशेष रूप से गांधारी प्राकृत, जो प्राचीन गांधार के क्षेत्रों यानी आधुनिक उत्तरी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान में लेखन के लिए यूज की जाती थी। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक प्रचलित रही। तीसरी ग्रीक भाषा और लिपि, और चौथी अरामाइक या अरामी भाषा और लिपि। अरामाइक भाषा सेमिटिक भाषा परिवार का एक हिस्सा थी जो लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास एग्जिस्टेंस में आई थी और आधुनिक तुर्की से लेकर आज के ईरान के क्षेत्र तक बोली जाती थी। बाद के समय में अखामनी साम्राज्य यानी एकमेनिड एम्पायर के काल में यह भाषा भारतीय उपमहाद्वीप के नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज यानी आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आम बोलचाल की भाषा बन गई थी। अशोक के अभिलेखों का कालक्रम या क्रोनोलॉजी। सिंघली बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक के सिंहासन पर बैठने और उनके अभिषेक के बीच 4 साल का अंतर था। वही ग्रंथ यह भी कहता है कि अशोक का अभिषेक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 साल बाद हुआ था। कई विद्वान गैप थ्योरी को सही नहीं मानते हैं, लेकिन आम सहमति यह है कि अशोक ने 273 बीसी के आसपास सिंहासन ग्रहण किया होगा और 269 बीसी में उसका अभिषेक किया गया होगा। अशोक के कुछ अभिलेखों में उसके शासकीय वर्षों अर्थात रेगनल ईयर्स या अभिषिक्त वर्षों या एनॉइंटेड ईयर्स का उल्लेख है और इन वर्षों को अशोक के अभिषेक की प्रोबेबल डेट के साथ जोड़कर हमें अशोक के अभिलेखों की एक टेंटेटिव क्रोनोलॉजी या संभावित कालक्रम के संकेत मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। अशोक ने अपने शासनकाल के 8th ईयर यानी 261 बीसी में कलिंग में युद्ध किया। वे 9th ईयर यानी 260 बीसी की शुरुआत में बौद्ध धर्म के एक सामान्य शिष्य बन गए। 10th ईयर या 259 बीसी में धम्म के सिद्धांत की घोषणा की, संबोधि का दौरा किया और उसी वर्ष धम्मयाता यानी धर्म यात्राओं की शुरुआत की। 11th या 12th ईयर यानी 258 या 257 बीसी में माइनर रॉक एडिक्ट्स को इंस्क्राइब करवाने की शुरुआत की। 12th ईयर यानी 257 बीसी में पहली और दूसरी केव इंस्क्रिप्शंस और पहली से लेकर चौथी मेजर रॉक एडिक्ट्स को इंस्क्राइब करवाया। शासनकाल के 13th ईयर यानी 256 बीसी में मेजर रॉक एडिक्ट्स 5 से लेकर 14 और सेपरेट रॉक एडिक्ट्स पहले और दूसरे को एनग्रेव करवाया। रेनिंग ईयर 19th यानी 250 बीसी में बराबर केव इंस्क्रिप्शन नंबर 3 को इंस्क्राइब करवाया।
20th ईयर या 249 बीसी में लुम्बिनी और निगली सागर पिलर इंस्क्रिप्शंस को एनग्रेव करवाया। 22nd और 24th रेगनल ईयर्स यानी 247 और 245 बीसी के बीच प्रयागराज के संघ संबंधी राज्यादेश, जिसे अंग्रेजी में स्किज्म एडिक्ट कहा जाता है, बैराट भाबरू और प्रयागराज के क्वींस एडिक्ट को एनग्रेव करवाया। शासन के 26th ईयर यानी 243 बीसी में पहले से लेकर छठे पिलर एडिक्ट या स्तंभ राज्यादेशों को उत्कीर्ण करवाया। 27th ईयर या 242 बीसी में स्तंभ राज्यादेश 7 को उत्कीर्ण करवाया। अपने कंटेंट, नेचर और सरफेस जिस पर वे खुदे हुए थे के अनुसार अशोक के अभिलेखों को इस प्रकार कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला, चट्टानों या पत्थर के स्लैब पर। इसमें शामिल हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, 2 सेपरेट कलिंग रॉक एडिक्ट्स और बैराट बुद्धिस्ट एडिक्ट जिसे भाबरू एडिक्ट भी कहा जाता है। दूसरा, स्तंभों पर। इनमें शामिल हैं मेजर पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स जिनमें लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन, स्किज्म पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयागराज पिलर क्वींस एडिक्ट या जिसे क्वींस एडिक्ट भी कहा जाता है शामिल है। तीसरा, गुफा की दीवारों पर, और इसमें 2 या पॉसिबली 3 इंस्क्रिप्शंस जो बिहार में बराबर केव्स के पास पाई गई थीं। चौथा, ग्रीक एंड अरामाइक इंस्क्रिप्शंस। इनमें शामिल है कंदहार बाइलिंगुअल यानी ग्रीक एंड अरामाइक इंस्क्रिप्शन, कंदहार फ्रैगमेंटेड मेजर रॉक एडिक्ट इन ग्रीक, कंदहार अरामाइक वर्जन ऑफ 7th पिलर एडिक्ट और लघमान अरामाइक लॉसूट इंस्क्रिप्शंस नंबर 1 and 2। यहां यह भी समझना चाहिए कि एडिक्ट या राज्यादेश विचारों या विचारों का एक समूह था जिसे सम्राट अपनी प्रजा के सामने रखना चाहता था और उन्हें उसी के अनुसार गिना जाता था। उदाहरण के लिए 14 एडिक्ट्स 1 से 14 तक के 14 राज्यादेशों का एक समूह था जो चट्टानों पर लिखे गए थे। 6 पिलर एडिक्ट्स के मामले में भी ऐसा ही था। इसके अलावा स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को छोड़कर सभी इंस्क्रिप्शंस की सरफेस, सीक्वेंस और कंटेंट्स सेम थे जहां कहीं भी वे इंस्क्राइब किए गए थे। अब हम बात करते हैं 14 मुख्य राज्यादेश यानी 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में। ये 10 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। इनमें से कंदहार के शिलालेख में ग्रीक यानी यूनानी भाषा और लिपि तथा मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी में उत्तर पश्चिमी प्राकृत और खारोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ था। इनके अलावा सभी स्थानों पर प्राकृत भाषा और शुरुआती ब्राह्मी लिपि को यूज किया गया था। ये प्लेसेस हैं उत्तराखंड के देहरादून जिले में कालसी, पाकिस्तान के हजारा जिले में मानसेहरा, पाकिस्तान के ही मर्दान जिले में शाहबाजगढ़ी, अफगानिस्तान में कंदहार, गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार, महाराष्ट्र के थाने जिले में सोपारा, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में सन्नति, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एरागुडी, ओडिशा के पुरी जिले में धौली और ओडिशा के ही गंजाम जिले में जौगढ़। यहां जो बात देखने योग्य है वह यह है कि इन सभी अभिलेखों में पूरे 14 राज्यादेश या एडिक्ट्स नहीं हैं। जौगढ़ और धौली में रॉक एडिक्ट्स 11, 12 और 13 की बजाय 2 सेपरेट रॉक एडिक्ट्स इंस्क्राइब किए गए थे। 1989 में कर्नाटक में यादगिरी के पास ही एक छोटे से गांव सन्नति में
कालिकांबा मंदिर की सफाई के दौरान पत्थर के एक चबूतरे पर एक तरफ सेपरेट रॉक एडिक्ट्स 1 एंड 2 और दूसरी ओर मुख्य राज्यादेश 12 और 14 के कुछ हिस्सों की खोज हुई। सन्नती, धौली और जौगढ़ के अलावा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सेपरेट रॉक एडिक्ट्स मिले हैं और अकेला ऐसा स्थान है जहां सेपरेट रॉक एडिक्ट्स के साथ साथ मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 12 भी मिला है। यह एकमात्र मुख्य राज्यादेशों का अभिलेख है जो पत्थर की पट्टी पर दोनों ओर इंस्क्राइब किया गया था। कंदहार में लाइमस्टोन के एक ब्लॉक पर इंस्क्राइब्ड मुख्य राज्यादेश 12 और 13 की खोज हुई थी। अब इस पट्टी के वेयर अबाउट्स अननोन हैं। येरागुडी एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 14 मुख्य राज्यादेश और 2 लघु राज्यादेश दोनों प्रकार के अभिलेख मिले हैं। कालसी में इंस्क्राइब्ड चट्टान के दाईं ओर एक हाथी की रूपरेखा यानी आउटलाइन के साथ गजता में अर्थात सर्वश्रेष्ठ हाथी लिखा है, जो बाद की तारीख का हो सकता है। हाथी सामान्य रूप से बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। गिरनार में अशोक के अभिलेख के अलावा उसी शिला पर 2 और अभिलेख बाद के समय में इंस्क्राइब किए गए थे। ये हैं दूसरी शताब्दी ईस्वी के महाक्षत्रप रुद्रदामन का अभिलेख, जो उसके द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत का विवरण देता है। इसी अभिलेख के अनुसार इस झील का निर्माण मूल रूप से वैश्य पुष्यगुप्त, जो चंद्रगुप्त का राष्ट्रिक यानी प्रोविंशियल गवर्नर था, द्वारा किया गया था और बाद में अशोक मौर्य के लिए यवन राजा तुषास्प ने इसमें कई नालियों का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील की और मरम्मत का विवरण जो पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित, जो कि 456 ईस्वी में गुप्त राजा स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान सौराष्ट्र के गवर्नर थे, द्वारा करवाया गया था। सोपारा से केवल मुख्य राज्यादेश 8 और 9 के कुछ हिस्से ही मिले हैं। धौली के अभिलेख के ऊपर 16 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक छत है, जिसके दाईं ओर इंस्क्रिप्शंस के सामने की तरफ ही चट्टान को काटकर हाथी के आगे का हिस्सा बनाया गया था। मुख्य स्तंभ शिलालेख यानी मेजर पिलर एडिक्ट्स। ये अभिलेख 6 अलग अलग स्थानों पर खोजे गए हैं। ये है हरियाणा में अंबाला जिले में टोपरा, बिहार के चंपारण जिले में लौरिया अरराज, उसी जिले में एक अन्य स्थान लौरिया नंदनगढ़, चंपारण में ही रामपुरवा, उत्तर प्रदेश में मेरठ और प्रयागराज। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। मूल रूप से टोपरा और मेरठ में स्थित पिलर्स फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाए गए थे। स्तंभ में कुछ तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की लिखावट है। साथ ही 12वीं सेंचुरी के शाकंभरी के चाहमान शासक वीसलदेव के 3 छोटे दिनांकित शिलालेख भी हैं। टोपरा स्तंभ में एक 7वां स्तंभ अभिलेख भी है। दिल्ली मेरठ स्तंभ का केवल निचला हिस्सा दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन गेट के पास ही रिज में स्थित है। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक के यूरोपियन अकाउंट्स के अनुसार पास ही बारूद के फटने से स्तंभ 5 टुकड़ों में टूट गया था। टूटे हुए टुकड़ों को अब फिर से इकट्ठा किया गया है और फिर से खड़ा किया गया है। लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़, ये 2 स्तंभ लौरिया नाम के ही 2 गांव के पास स्थित हैं। ये नाम इन स्तंभों, जिन्हें स्थानीय लोग लिंग मानते थे, पर ही आधारित प्रतीत होते हैं। साइटों के वर्तमान नाम एक ही प्रचलित नाम के 2 गांवों को अलग करने के लिए दिए गए हैं। पहला लौरिया अरराज, जो पास के ही एक शिव मंदिर का नाम है, और दूसरा पास के ही क्षेत्र में एक खंडहर किले के नाम पर लौरिया नंदनगढ़। नंदनगढ़ के स्तंभ में सम्राट औरंगजेब के नाम का एक छोटा अभिलेख भी है और साथ ही कुछ बाद में लिखे गए अभिलेख हैं। रामपुरवा के स्तंभ पर एक शेर की मूर्ति बनाई गई थी, जो अब भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है।
कलहंस और फूलों की सजावट वाली घंटी यानी कैपिटल और गोलाकार अबैकस अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। पहली बार खोजे जाने पर स्तंभ जमीन पर गिरा हुआ मिला था। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट है। कुछ विद्वानों के अनुसार लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभ पाटलिपुत्र से लुंबिनी तक अशोक की तीर्थ यात्रा के मार्ग पर स्थापित किए गए थे। अब हम बात करते हैं संघ शिलालेखों की, यानी संघ और स्किज्म इडिक्ट्स। 3 स्थानों सांची, सारनाथ और प्रयागराज के किले में संघ से संबंधित एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसे अंग्रेजी में स्किज्म पिलर इडिक्ट कहा गया है। यह शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी में लिखा है। प्रयागराज किले में जो अभिलेख मिला है उसमें संघ राज्यादेश के अतिरिक्त रानी का राज्यादेश यानी क्वींस इडिक्ट, 1 से 6 तक मुख्य स्तंभ राज्यादेश यानी मेजर पिलर इडिक्ट्स तथा गुप्त शासक समुद्रगुप्त के मंत्री हरिशेन द्वारा लिखी गई प्रशस्ति, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, इंस्क्राइब्ड है। मुगल बादशाह जहांगीर ने भी इस स्तंभ पर एक छोटा सा अभिलेख इंस्क्राइब करवाया था, जिसकी तिथि 1605 एडी है। जहांगीर के अभिलेख को लिखने के लिए अशोक के स्तंभ राज्यादेशों के कुछ हिस्से नष्ट कर दिए गए थे। इसी स्तंभ पर एक और छोटे से अभिलेख में राजा बीरबल और उनकी प्रयाग की यात्रा का उल्लेख है। स्थानीय लोक परंपराओं में इस स्तंभ को पांडव भीमसेन की गदा कहा गया है। यह भी माना जाता है कि इस स्तंभ का मूल स्थान प्रयाग से 28 मील पश्चिम में स्थित कौशाम्बी था, जिसका उल्लेख संघ अभिलेख में किया गया है और पॉसिबली इसे बाद में प्रयागराज के किले में ट्रांसफर किया गया था। सांची में मिला स्तंभ अब खंडित अवस्था में है। इसके शीर्ष पर सारनाथ से मिलती जुलती 4 शेरों की मूर्ति थी, जो अब स्थानीय म्यूजियम में रखी गई है। यह स्तंभ सांची के मुख्य स्तूप के पास ही था। सारनाथ में मिले स्तंभ का उल्लेख संभवतः ज़ुआनज़ांग ने भी किया था, लेकिन उसने इस स्तंभ की ऊंचाई 70 फीट बताई थी, जो कि असल में 37 फीट है। सारनाथ के संघ अभिलेख में पाटलिपुत्र का जिक्र मिलता है और कई विद्वान मानते हैं कि ऐसा ही एक स्तंभ जिस पर संघ राज्यादेश इंस्क्राइब करवाया गया था, पाटलिपुत्र में भी स्थापित किया गया था। इसी स्तंभ पर अश्वघोष नाम के एक राजा का अभिलेख भी इंस्क्राइब्ड है और साथ ही एक बौद्ध अभिलेख भी इंस्क्राइब्ड है, जो गुप्त काल का प्रतीत होता है। दो लघु राज्यादेश यानी 2 माइनर रॉक इडिक्ट्स। ये शिलालेख प्राकृत ब्राह्मी में भी लिखे गए हैं। इन 2 लघु शिलालेखों में से पहला यानी माइनर रॉक इडिक्ट 1 18 स्थानों पर खोजा गया है। ये हैं उत्तर भारत में दिल्ली और राजस्थान के जयपुर जिले में बैराट, पूर्वी भारत में बिहार के रोहतास जिले में सहसराम, बिहार के ही भभुआ जिले में रतनपुरवा और यूपी के मिर्जापुर जिले में अहरौरा। मध्य भारत के जबलपुर जिले में रूपनाथ, दतिया जिले में गुजर्रा और सीहोर जिले में पांगुररिया। दक्षिण भारत कर्नाटक के चित्तलदुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जतिंगा रामेश्वरम, रायचूर जिले में मस्की, गवीमठ और पालकीगुंडू, बेल्लारी जिले में नित्तूर और उदेगुलाम तथा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एर्रागुडी और राजुला मंदागिरी। इनमें से 7 स्थानों अर्थात ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंगा रामेश्वरम, नित्तूर, उदयगुलाम, येर्रागुडी और राजुला मंदागिरी में पहले के अलावा एक दूसरा लघु राज्यादेश भी मिला है। बैराट में एक तीसरा शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है कि लघु राज्यादेशों को धम्म लिपियों के पहले सेट के रूप में प्रसारित किया गया था।
जबकि अहरौरा संस्करण के अनुसार बुद्ध के अवशेषों को एक मंच पर स्थापित करने के बाद अशोक 256 दिनों से धम्म यात्रा पर था। इसलिए ऐसा लगता है कि घोषणा एक खास मौके पर की गई थी और फिर राज्यादेशों की कॉपीज को राज्य भर में भेजा गया था और पांगुरारिया वर्जन के अनुसार जहां भी चट्टानें हैं और जहां पत्थर के खंभे हैं वहां इन्हें इंस्क्राइब किया जाना था। ऐसा संभव हो सकता है कि सन्नति, उज्जैनी और पाटलिपुत्र जैसे स्थानों के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ने शायद अपने एडमिनिस्टर्ड एरियाज में ऐसी जगहों को चुना जो या तो बाउंड्रीज पर थे या कुछ हद तक एग्रीकल्चरल एरियाज से दूर थे। इंस्क्रिप्शंस को उन जगहों पर इंस्क्राइब करवाया गया था जहां लोकल पॉपुलेशन बड़ी संख्या में पीरियोडिकली किसी रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए इकट्ठा होती थी, जैसे कि आजकल के सालाना जलसे या मेले। लघु राज्यादेशों का कंटेंट छोटा है, पर इनमें आमतौर पर अक्षरों का आकार बड़ा है। साथ ही ये अक्सर ऐसी लोकेशन और हाइट पर इंस्क्राइब किए गए थे जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। पॉसिबली वर्ड्स के मीनिंग से अधिक इन इंस्क्रिप्शंस का इंपैक्ट इनके लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहने और सिंबॉलिक प्रभाव में दिखाई पड़ता है। यह संभव है कि गैर बौद्ध आदिवासी लोगों को धम्म के विचार समझाने के लिए प्रशासनिक प्रयास किए जाते थे जब भी वे इन स्थलों पर एकत्रित होते थे। बैराट भाब्रू अभिलेख असल में बैराट से ही मिला था, पर बाद में इसे भाब्रू राज्यादेश कहा जाने लगा क्योंकि कैप्टन बर्ट, जिन्होंने 1840 में इस अभिलेख की खोज की थी, भाब्रू में डेरा डाले हुए थे। बर्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि यह अभिलेख बैराट, जो भाब्रू से 6 कोस की दूरी पर था, से मिला था। जिस स्टोन ब्लॉक पर अभिलेख इंस्क्राइब्ड है वह अब कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी में प्रिजर्व्ड है, जिसके कारण कुछ लोग इसे कोलकाता बैराट अभिलेख भी कहते हैं। यह अभिलेख एक अनूठा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जो उस संघ के लिए एक सम्राट का संदेश है जिसका वह पालन करता था। वास्तव में यह विनम्र भाषा में लिखा गया एक आदेश ही है जिसमें अशोक विशेष रूप से भिक्षु और भिक्षुणियों को 7 बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब बात करते हैं लघु स्तंभ अभिलेखों की या माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस की। प्राकृत ब्राह्मी में लिखे गए कुछ और अभिलेख भी मिले हैं जिन्हें लघु स्तंभ राज्यादेशों का नाम दिया गया है। ये हैं रुमिंदी और निगाली सागर अभिलेख। बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी यानी आज के रुमिंदी में स्थापित स्तंभ का ऊपरी भाग नष्ट हो चुका है और कैपिटल 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। इसकी वर्तमान ऊंचाई लगभग 21 फीट है। श्वानजांग ने इस स्थान की यात्रा की थी। वह बताता है कि बिजली गिरने के कारण स्तंभ बीच से टूट गया था। श्वानजांग आगे कहता है कि स्तंभ के ऊपर एक घोड़े की मूर्ति बनाई गई थी। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख का नामकरण पास ही स्थित इसी नाम के एक तालाब पर आधारित है। लोकल ट्रेडिशन में इस स्तंभ को पांडव भीम की चिलम के रूप में जाना जाता है। स्तंभ के बिना कैपिटल के केवल 2 टूटे हुए हिस्से अब संरक्षित हैं। श्वानजांग ने इस स्थान का भी दौरा किया था। वह एक इंस्क्राइब्ड अशोकन पिलर का उल्लेख करता है जो बुद्ध कनक मुनि के स्तूप के सामने स्थापित था, लेकिन स्तंभ के पास अब किसी भी स्तूप का कोई अवशेष नहीं है। वह आगे बताता है कि यह पिलर लगभग 20 फीट का था और इसके ऊपर एक शेर की मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन यह स्पष्ट है कि मौजूदा दोनों टुकड़ों की कंबाइंड हाइट 20 फीट से अधिक है। अब बात करते हैं बराबर गुफा शिलालेखों की। ये 3 शिलालेख बिहार में बराबर पहाड़ी की अलग अलग गुफाओं में गया से 15 मील उत्तर में और पटना गया रेल लाइन पर बेला स्टेशन से 8 मील की दूरी पर लोकेटेड हैं।
यहां एक अन्य गुफा है जिसे लोमास ऋषि गुफा के नाम से जाना जाता है और इसमें मौखरी राजा अनंत वर्मन जो 7वीं शताब्दी में हुए थे का एक वैष्णव शिलालेख है जिसमें इस पहाड़ी को प्रवरगिरी कहा गया है और शायद इसी शब्द से बराबर शब्द का उदय हुआ है। गुफा शिलालेख 2 और 3 में इस पहाड़ी का नाम खलटिक यानी मुंडे सिर वाला कहा गया है। इस पहाड़ी को गोरठगिरी के नाम से भी जाना जाता था। बराबर से कुछ दूर नागार्जुनी पहाड़ी है जिसमें अशोक के पोते दशरथ द्वारा आजीविक पंथ को दान में दी गई 3 और गुफाएं हैं। यह एक ऐसा संप्रदाय था जो इंडिविजुअल सोल्स के एग्जिस्टेंस में, फिजिकल मॉर्टिफिकेशंस की पावर में और पूर्व निर्धारित भाग्य में विश्वास करता था। उनके अंतिम तीर्थंकर गोशाला मनखली पुत्र थे जो महावीर के समकालीन थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अशोक ने आजीविकों को अपने शासन के 12वें वर्ष में दान दिया था जब वह संभवतः पहले से ही बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी बन गया था। बौद्धों का आजीविकों के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण रवैया था, पर फिर भी अशोक का उन्हें दान देना महत्वपूर्ण है। अशोक और दशरथ द्वारा आजीविकों को दान में दी गई 6 गुफाओं में से 3 में शिलालेखों में लिखे गए वर्ड्स आजीविकों को उकेर कर नष्ट करने का प्रयास किया गया था। ऐसा शायद कलिंग के शासक खारवेल, जो एक कट्टर जैन था, द्वारा किया गया था। उसने 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इस क्षेत्र पर 2 बार आक्रमण किया था। इस बात की संभावनाएं कि यह काम मौखरी अनंतवर्मन द्वारा किया गया था नहीं के बराबर है, क्योंकि जब उसने यहां 6ठी-7वीं शताब्दी में दान दिए तब तक शुरुआती ब्राह्मी, जिसमें मौर्य अभिलेख उकेरे गए थे, को पूरी तरह से भुलाया जा चुका था। इन सभी अभिलेखों के अतिरिक्त कुछ और ऐसे अभिलेख भी मिलते हैं जिनका श्रेय मौर्यों को दिया जा सकता है। इनमें अमरावती, महास्थान और सोहगौरा के लघु अभिलेख शामिल हैं। व्यक्तिगत शिलालेखों के अलावा प्रयागराज स्तंभ शिलालेख में 2 और शिलालेख हैं। एक, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संघ से संबंधित है और दूसरा, जिसे रानी का आदेश भी कहा जाता है, रानी कलुवाकी के दान के बारे में है। रुमिंदी और निगाली सागर शिलालेख प्रकृति में स्मारक हैं। पहला बुद्ध की याद दिलाता है और दूसरा कनक मुनि, जो गौतम से पहले 6 बुद्धों में से एक हैं, के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं अशोक के ग्रीक और अरामाइक अभिलेखों की। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में अशोक के अभिलेख आज के अफगानिस्तान के कंधार और अफगानिस्तान के ही उत्तरी भाग में स्थित जलालाबाद के पास लघमान घाटी और साथ ही पाकिस्तान में तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। ये सभी अभिलेख 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में खोजे गए थे। अफगानिस्तान के कंदहार से 3 अभिलेख मिले हैं। इनमें पहला एक बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है जो प्राचीन कंदहार शहर की पुरानी सड़क के किनारे एक मजबूती से स्टैब्लिश चट्टान पर लिखा गया था। दूसरा एक पूरी तरह से ग्रीक भाषा में इंस्क्राइब्ड पत्थर का एक टुकड़ा है जिस पर मुख्य राज्यादेश 12 और 13 के केवल कुछ हिस्से संरक्षित हैं। यह अभिलेख भी प्राचीन शहर से ही प्राप्त हुआ है। कंदहार से प्राप्त तीसरे अभिलेख में पहले मागधी प्राकृत भाषा और अरामाइक लिपि में 7 लाइनें और फिर इन्हीं लाइनों का अरामाइक भाषा में अनुवाद इंस्क्राइब किया गया था। ऐसा शायद यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि यदि अनुवाद के दौरान राजा के विचारों का वास्तविक अर्थ बदल गया तो स्थानीय लिपि में ओरिजिनल टेक्स्ट भी एग्जैक्ट मीनिंग को कन्वे करने के लिए इंस्क्राइब कर दिया गया था। यह अभिलेख दिल्ली टोपरा स्तंभ पर इंस्क्राइब्ड 7th पिलर एडिक्ट से मिलता जुलता है। यह देखते हुए कि कंदहार से अशोक के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह क्षेत्र, विशेष तौर पर प्राचीन कंदहार शहर, अशोक के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
उधर अफगानिस्तान के उत्तर में जलालाबाद से बेग्राम तक की पुरानी सड़क पर 3 और अभिलेख मिले हैं। एक जलालाबाद के ठीक पश्चिम में, जहां दारूनता नदी पहाड़ों से मिलती है। इस अभिलेख की खोज की एग्जैक्ट प्लेस अननोन है। जलालाबाद के थोड़ा उत्तर में एक और नदी के करीब 1970s में 2 इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे, जिन्हें इस घाटी के नाम पर लघमान 1 और लघमान 2 का नाम दिया गया था। ये तीनों अभिलेख अशोक के नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कानूनी फैसले को वाइडर पॉपुलेशन की जानकारी के लिए ओपन में इंस्क्राइब करवाया गया था, केवल इसकी डेट को कन्वे करने के लिए राजा प्रियदर्शी को उस समय के शासक के रूप में मेंशन किया गया है। अशोक के शिलालेख सुदूर दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप के सभी एरियाज में स्थापित किए गए थे। ये स्थान अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य के विस्तार का संकेत देते हैं। अशोक के कुछ नए शिलालेख जो अफगानिस्तान में रिपोर्ट किए गए हैं, उसके साम्राज्य के विस्तार को अफगानिस्तान से बंगाल तक क्लियरली स्टैब्लिश करते हैं। यह काफी आश्चर्यजनक है कि इस तरह के विशाल साम्राज्य को मौर्यों द्वारा इतने प्रभावी ढंग से प्रशासित किया गया था, जिसमें लगभग 1 शताब्दी तक नियंत्रण रखा गया था। तो दोस्तों, इस तरह से इस पूरे सेशन में हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ने के लिए, उसके अध्ययन के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए अलग अलग किस्म के जो सोर्सेज हैं, उनको काफी डिटेल में पढ़ा है। आने वाले सेशंस में हम इन्हीं सोर्सेज के बेसिस पर किस तरह से मौर्य साम्राज्य के इतिहास को हिस्टोरियंस ने रिकंस्ट्रक्ट किया है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मौर्य साम्राज्य से संबंधित और वीडियो लेक्चर्स लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।